हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के फर्स्ट पार्ट पर और बहुत अच्छा डिस्कशन था। उस डिस्कशन में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने उस पर किए भी थे। इन द सेम वे टुडे आल्सो वी विल डू द डिस्कशन ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्केलेटल सिस्टम, एंड वी विल आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट। हम बात करते हैं आज यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की। व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? जैसे आज हम आपके सामने मूव कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं। तो कल मैंने बताया था आपको कि हाथ पैर क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि इनमें जो कनेक्टेड जो स्केलेटल मसल्स हैं, जिससे हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होने के कारण हम अपना हाथ पैर हिला पा रहे हैं और चल फिर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मस्कुलर सिस्टम अकेले काम नहीं कर रहा है। मस्कुलर सिस्टम जिससे जुड़ा हुआ है वह क्या है? स्केलेटल सिस्टम है। और इस मस्कुलर सिस्टम के मूवमेंट के कारण स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है और बॉडी हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन शो कर रही है। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम बना किसका होता है। तो ये स्केलेटल सिस्टम पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने वाला, वेरी गुड रानी। तो पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने वाला स्केलेटल सिस्टम हमारा बोन और कार्टिलेज दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, दूसरी बात यह कि यह इसमें हार्डनेस होती है। दिस इज द हार्ड स्ट्रक्चर। ये हार्ड स्टिफ स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट। और कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइन सल्फेट के प्रेजेंस के कारण थोड़ा सा इसमें शार्पनेस होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? तो 206 बोन्स आर देयर। तभी हम लोग देखेंगे कैसे ये 206 है। 206 बोन्स को हम लोग देखेंगे और ये बोन्स जो है आपस में सपोर्टेड होती हैं कार्टिलेज द्वारा, या कहीं कहीं कार्टिलेज ही जो है स्ट्रक्चर पे फॉर्म करते हैं। जैसे ईयर पिन्ना, हमारा नोज टिप, ट्रैकिया, ये सब कार्टिलेज के ही बने हुए हैं, ठीक है। अब ये स्केलेटल सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें दो पार्ट आता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन का मतलब होता है जो कि बॉडी के बीच में एक्सिस पर जो है। तो एक्सियल स्केलेटन में हमारा क्या आता है? स्कल आता है, ठीक है, बैकबोन आता है, रिबकेज आता है, स्टर्नम आता है। और अपेंडिकुलर में अपेंडेजेस जैसे हाथ और पैर, ठीक है ना। और हाथ और पैर को मीन्स फोर लिम्स और हाइंड लिम्स को सपोर्ट करने के लिए फिर गर्डल्स, जैसे पेक्टोरल गर्डल जिसे हम लोग शोल्डर्स कहेंगे, और पेल्विक गर्डल जो कि हमारा वेस्ट रीजन बनाता है, ठीक है। तो आओ हम लोग आगे देखते हैं बेटा। इसमें अगर हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, तो इसमें 80 बोन्स होती हैं। तो इन 80 बोन्स को अगर हम डिवाइड करें कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, इसमें से 29 बोन्स कहाँ होती हैं? स्कल में होती हैं। हमारे स्कल का रीजन मतलब इतना गले से ऊपर का हिस्सा, ये पूरा जो है क्या कहलाएगा? ये स्कल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टर्नम होता है। स्टर्नम यहाँ वाला बोन, ठीक है ना, जहाँ से जो है रिब्स आगे आकर के जुड़ती हैं। फिर उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं आप लोग बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम में मैंने लिखा है 33/26 बोन्स लिखा है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वह 33 बोन लेकर के जन्म लेता है, लेकिन उम्र के साथ जब वो बढ़ता है आगे
तो कुछ बोन आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के एक बनाती हैं। जैसे लोअर जो रीजन होता है वर्टिब्रल कॉलम का, उन्हीं में से सैक्रम और कॉक्सिक्स बनता है। तो सैक्रम जो है 5 के फ्यूजन से 1 हो जाता है और कॉक्सिक्स 4 बोन के फ्यूजन से 1 बनता है। इसलिए अब अगर टोटल हम काउंट करेंगे तो टोटल 26 बोन ही आता है, ठीक है। और इसके अलावा रिब्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स यानी 24, 12 पेयर्स यानी 24 रिब्स होते हैं। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 29, 130, 30 एंड 26, 56, 56 एंड 24, 80 बोन्स टोटल आएंगे। तो टोटल 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में होते हैं। अब चलो देखते हैं कि हैं कहाँ, कैसे हैं, ठीक है। तो आओ, स्कल को अगर हम बात करें तो स्कल में फेसियल बोन्स हैं और क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स का मतलब होता है, क्रेनियम मतलब मीन्स हेड, क्रेनियम मीन्स हेड। ये देखो, ये आपका क्रेनियम है, ये आपका क्रेनियम, ठीक है। ये ऊपर का हिस्सा ये क्रेनियम बोन हो गया और ये हिस्सा क्या है? ये फेसियल बोन हो गया। तो ये हिस्सा क्रेनियल बोन, ये वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा ये क्या? ये फेसियल बोन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? स्कल बनाते हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कि क्रेनियम में कहाँ कहाँ पर कितनी बोन्स हैं, ठीक है। तो क्रेनियम में अगर हम देखें तो ये 8 बोन्स होती हैं, लेकिन 6 टाइप्स की होती हैं। दीज आर 8 बोन्स ऑफ 6 टाइप्स, ठीक है। 8 बोन्स ऑफ 6 टाइप्स। तो इसमें पहला आता है क्या? फ्रंटल बोन। दूसरा आता है पैराइटल। फ्रंटल सिंगल होता है जो फोरहेड बनाता है, पैराइटल साइड के बोन्स, ठीक है। ऑसिपिटल एक सिंगल होता है जो बैक साइड का होता है। टेम्पोरल भी 2 होते हैं साइड से, ठीक है ना। स्फिनॉइड एक और एथमॉइड एक होते हैं। आओ देखते हैं कहाँ पर क्या है। अगर हम बात करें, देखो ये पहला फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन क्या है? सिंगल है, ये फोरहेड बनाता है हमारा, ठीक है ना। ये फ्रंटल बोन हमारा फोरहेड बनाता है। इसके बाद दूसरा होता है हमारा क्या? पैराइटल। ये पैराइटल बोन ये 2 होते हैं, एक इधर है, दूसरा दूसरी तरफ है, तो 2 पैराइटल हो जाते हैं। फ्रंटल एक हो गया, 2 पैराइटल हो गए। उसके बाद टेम्पोरल है। टेम्पोरल ये देखिए इधर और पीछे भी 2, ठीक है ना। और उसके बाद ऑसिपिटल, ये पिछला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो बोन होता है पीछे का, ठीक है ना। हेड के पिछले हिस्से में वो क्या होता है? ऑसिपिटल बोन होता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो बोन्स हैं ये आपस में जो है इनमें रिज बने हुए हैं ऐसे, और दूसरी बोन जो है इसी में ऐसे फिट हो रही है, ठीक है। ये दूसरी बोन जो है इसी में ऐसे फिट हो रही है। तो इस तरीके का जॉइंट क्या कहलाता है? इस तरीके का जॉइंट क्या कहलाता है? जहां पर 2 बोन्स आपस में रिजेस द्वारा कनेक्ट हों, ठीक है ना। ऐसे जॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? अभी आएगा आगे, ठीक है। आई नीड आंसर। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज दिस? इस जॉइंट को क्या कहेंगे? चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखेंगे इसका आंसर आगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में। और इसके बाद फिर क्या होता है? तो ये ऑसिपिटल क्लियर हो गया। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, देन स्फिनॉइड सिंगल होता है एंड एथमॉइड भी सिंगल होता है। ये टोटल बोन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा? ये हमारा बनाते हैं, हाँ, फाइब्रस जॉइंट। वेरी गुड आंसर यू हैव गिवन, ठीक है। तो ये पूरा क्या बनाता है? क्रेनियम बनाता है, ठीक है बेटा, क्रेनियम। और इसके बाद फिर हम आते हैं, क्रेनियम के बाद दूसरा आता है फेसियल रीजन के बोन्स, चेहरे की हड्डियां, फेसियल बोन्स। तो फेसियल बोन्स कितनी होती हैं बेटा? 14 होती हैं, ठीक है। 14 स्केलेटल एलिमेंट मीन्स 14 बोन्स होती हैं। इसमें पहला क्या है? नेजल। नेजल की संख्या कितनी होती है? 2। नेजल बोन्स आर 2 इन नंबर,
मैक्सिली 2 होती है, जाइगोमेटिक जिसको कहते हैं हम लोग चिक बोन्स, ये चिक रीजन में, ये जाइगोमेटिक कितनी होती हैं? 2। लेक्राइमल्स 2। पैलाटाइन, पैलाटाइन मीन्स पैलेट, ओके, पैलाटाइन भी 2। देन आफ्टर नेजल कॉन्ची 2 एंड वोमर 1 एंड मैंडिबल 1। आओ देखते हैं कहाँ गए ये सब। देखो इस बोन को क्या कहेंगे हम लोग? जाइगोमेटिक बोन, ये वाला और ये वाला बोन, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? चिक बोन या जाइगोमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है ना, इसे चिक बोन या जाइगोमेटिक बोन कहते हैं। इसके बाद ये नेजल बोन है, ठीक है, ये नेजल कैविटी हो गया, ये सपोर्ट करने वाला बोन नेजल बोन हो गया, ठीक है, ये नेजल बोन, ठीक। इसके बाद ये मैक्सिला, मैक्सिला 2, दैट मेक्स द अपर जा, मैक्सिला मेक द अपर जा। देन आफ्टर द मैंडिबल, मैंडिबल मेक्स द लोअर जा, लोअर जा मूवेबल होता है जबकि अपर जा मूवेबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान देंगे। अपर जा, अब हमारी बॉडी का अपर जा जो है मूवेबल नहीं होता है जबकि लोअर जा मूवेबल होता है, ठीक है, ये जाइगोमेटिक। देन द हाँ, इसके बाद ये ईयर ऑसिकल्स, ईयर कैनाल है ये, इसके अंदर जो है ईयर ऑसिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? ईयर ऑसिकल्स 3 इन नंबर होते हैं, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स आर 3 इन नंबर, ठीक है, ये ईयर ऑसिकल्स हैं, ये 3 इन नंबर होते हैं। कौन कौन? मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। इस पे क्वेश्चन पूछता है कि ईयर ऑसिकल्स कौन कौन है, तो मैलियस, इंकस और स्टेपीज हैं। इनका सीक्वेंस भी पूछता है कभी कभी, तो व्हाट इज देयर सीक्वेंस, तो इनके सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, MIS, MIS, ओके, MIS मीन्स मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ये क्या होता है? ये ईयर ऑसिकल्स होते हैं। इसके अलावा एक और हड्डी होती है, एक और बोन है जिसे हम लोग कहते हैं हैवाइड बोन। ये यू शेप की होती है एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बेस में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैवाइड बोन। हैवाइड बोन इज प्रेजेंट एट द, इट इज यू शेप्ड एंड प्रेजेंट इन एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पर आप लोग एक चीज और देख पा रहे हैं, ऑसिपिटल कोंडाइल, ये देख रहे हैं ऑसिपिटल कोंडाइल, इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि ये ऑसिपिटल कोंडाइल आपको मिलेगा आगे, कहाँ? जब हम आपको वर्टिब्री पढ़ाएंगे तो वर्टिब्री में जो है ऑसिपिटल कोंडाइल कहाँ पर फिट होता है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको बोन्स क्लियर हो गए, स्कल रीजन के बोन्स क्लियर हो गए बेटा, स्कल रीजन के बोन्स क्लियर हो गए। पहला क्या आपको मिला देखने को कि आपने देखा कि क्रैनियम में कितनी है? 8 बोन्स हैं। 14 बोन जो कि आपका फेशियल रीजन में होता है, उस बोन को भी आपने देखा यहाँ पर। इसमें क्या देखा आपने कि फेशियल रीजन में कितनी बोन्स हैं? फेशियल रीजन में नेजल 2 है, मैक्सिली अपर जा बनाने वाली 2 हैं, जाइगोमेटिक चीक बोन्स 2 हैं, लेक्राइमल 2 हैं, पैलाटाइन आल्सो 2, फिर उसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्ची भी 2 होती हैं, वोमर 1 है और मैंडिबल 1 होता है, ठीक है बेटा। ओके, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या? बैकबोन जिसे आप कहते हो, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या? बैकबोन। तो बैकबोन हमारा किससे बना होता है? 33 बोन्स होती हैं इसमें, लेकिन वो फ्यूज होकर कितनी बन जाती हैं? 26, ठीक है, 26 बन जाती हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द
स्कल एंड फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ठीक है, स्कल के बेस से शुरू होकर के बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां से देखिए, यह स्कल से शुरू होकर के यहां से, ठीक है ना, ये नीचे तक पूरा जाता है और बॉडी का मेन फ्रेमवर्क ये बनाने का काम करता है ये। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर तो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, वर्टिब्रा। इट इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रा, वर्टिब्रा से मिलकर के बना होता है। इसकी एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, वर्टिब्री कहलाती है। ये देखिए, ये सिंगल यूनिट इज नोन एज व्हाट, वर्टिब्री। ठीक है ना, वर्टिब्रा सिंगुलर, प्लूरल वर्टिब्री हो जाएगा। ये देखिए, ये सब जो है वर्टिब्री आपको दिखाया गया है यहाँ पर। अभी हम बताएंगे आपको कैसी वर्टिब्री है ये। लेकिन हर वर्टिब्री को अगर आप देखेंगे तो दे हैव अ सेंट्रल हालो पोजीशन दैट इज नोन एज व्हाट, न्यूरल कैनाल। सेंट्रल न्यूरल कैनाल इनमें प्रेजेंट होता है और ये आपस में अरेंज होकर के एक पूरा ट्यूब बना लेते हैं, न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं, जिसके थ्रू जो है स्पाइनल कार्ड पास होता है। ठीक है ना, स्पाइनल कार्ड पास होता है, इसको ध्यान देना बेटा, इसके थ्रू स्पाइनल कार्ड पास होता है। इसमें जो है फर्स्ट वर्टिब्रा जो होता है दैट इज नोन एज व्हाट, एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है, एटलस है। एटलस को जानते हैं आप लोग, किसी साइकिल के मोनोग्राम पर देखा होगा आप लोगों ने, एटलस साइकिल के मोनोग्राम पर, कि एक आदमी जो है, बहुत हेल्दी सा आदमी, अपने पीठ पर जो है, अपने कंधे पर पूरी धरती को टिकाए हुए है, पूरे अर्थ को टिकाए हुए हैं। तो जैसे एटलस जो है, ऐसा एक मानना है कि एटलस जो है अपने कंधे पर पूरी धरती को टिकाए हुए हैं। हालांकि एक जस्ट ये एक कहानी ही है, इसमें कुछ सच नहीं है। तो ठीक वैसे ही जो है यह एटलस जो वर्टिब्री, इसका नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि यही जो है पूरे जो हमारा स्कल है इसको पूरा अपने ऊपर टिकाए हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे टिकाए हुए। जिससे मैंने कहा था ना, ऑसिपिटल कॉन्डाइल को याद रखिएगा, वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल इसी एटलस के साथ फिट होता है। आओ देख ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर वर्टिब्री को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये खाली जगह है। ठीक है, इधर जो है इस रीजन को क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ठीक है, तो इस आर्टिकुलर फैसेट के साथ जाकर के जो है ये फिट होता है, आर्टिकुलेट होता है, किसके साथ, ये स्कल के साथ। ठीक है, और ये कैविटी है ट्रांसवर्स फोरामेन, और ये इसका पोस्टीरियर आर्च है, ये ऐसे पोस्टीरियर आर्च बना रहा है। तो हम लोगों ने देखा अभी यहाँ पर कि ये जहाँ से जो है स्कल हमारा जो है आर्टिकुलेट होगा, स्कल हमारा फिक्स होगा। देन आफ्टर द ये स्पेस जिसके थ्रू जो है न्यूरल कैनाल डेवलप होगा, जहाँ से जो है स्पाइनल कार्ड पास होगा और स्पाइनल कार्ड इसके अंदर जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, पूरा बना हुआ। आप देख पा रहे हैं कि जो दो वर्टिब्री आपस में जुड़ रही हैं उनके बीच में जो है ये डिस्क होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये कार्टिलेज का बना होता है और ये जो है सपोर्ट देता है, दो वर्टिब्री के बीच का ये सपोर्ट देता है, सो दैट द वर्टिब्री जो है उनमें मतलब फ्रिक्शन ना होने पाए। अदरवाइज ये बोन के बने हुए हैं, आपस में इनमें जो है, क्योंकि हम लोग चलते फिरते रहते हैं तो ये वर्टिब्री ऐसे मूव करती रहती है और ये आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर रब करके फ्रिक्शन कर सकती है। इससे बचने के लिए ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है, वर्टिब्री को यदि हम देखें तो इसमें जो है कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है ना, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो पहला जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वाइकल वर्टिब्री, या नेक रीजन में पाया जाता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो है नेक रीजन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है थोरैसिक वर्टिब्री, यह चेस्ट रीजन में पाया जाता है। थोरैसिक वर्टिब्री चेस्ट रीजन में पाया जाता है। और इसके बाद आता है लंबर,
थोरेसिक के बाद क्या आता है, लंबर वर्टिब्री आता है। लंबर वाला कहाँ पाया जाता है, लंबर वाला पाया जाता है आपका चेस्ट के निचले हिस्से में, ठीक है। एंड देन आफ्टर द सैक्रल और देन आफ्टर द कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स हमारा ये टेल बोन होता है, टेल वर्टिब्री बनाता है, ठीक है ना। यहीं एक्सटेंड करके एनिमल्स में टेल में बदल जाता है, हमारे में चूंकि ये वेस्टिजियल होता है, ठीक है। इसकी अगर हम नंबर को देखें, ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर 7 इन नंबर, थोरेसिक आर 12 इन नंबर, लंबर आर 5 इन नंबर, सैक्रल आर 5 इन ब्रैकेट मीन्स ये पांचों जो है फ्यूज कर गए हैं, कॉक्सिक्स आर 4 इन ब्रैकेट मीन्स ये भी जो है 4 फ्यूज कर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, मतलब एक फार्मूला देखें, तो ये बनता है क्या, देखिए कि वर्टिब्रल कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। पहला क्या, सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar and 1 is sacral and 1 is coccygeal, 1 is coccygeal। ये है तो 1, लेकिन ये पहले 4 थे जो आपस में फ्यूज करके अभी 1 हो गए हैं। यहाँ पर ये सैक्रल भी पहले 5 थे, अभी फ्यूज करके 1 हो गए हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कंजर्व्ड अमंग द मैमल्स। मैमल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या सेम होती है, मीन 7 ही होती है। अगर हम इसका एक फार्मूला बना दें तो ये हो जाता है C7 thoracic, T12, then after the lumbar L5, then sacral 5 in bracket, एंड कॉक्सिक्स आर 4 इन ब्रैकेट। कॉक्सिक्स ही क्या बनाती है, हमारी टेल वर्टिब्री बनाती है, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग आते हैं, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, यह हमारा वेंट्रल मिड लाइन में प्रेजेंट एक थोरेसिक रीजन में वेंट्रल मिड लाइन में प्रेजेंट एक बोन है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारा सैक्रम, सॉरी स्टर्नम, ठीक है। ये है हमारा स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम से ही जो है हमारी रिब्स जो है जुड़ी हुई हैं। रिब्स जो है पीछे की तरफ बैकबोन से और आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और इनमें जो है आप देखिए, तो ये आपका जो है ये स्टर्नम हो गया, ठीक है। स्टर्नम में ये नीचे जो है एक ये प्रोसेस के रूप में ऐसे बना रहता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा बैकबोन हो गया है पीछे का। ये वर्टिब्री जो है, वर्टिब्री से जुड़ करके बैकबोन बना हुआ है। ये रिब्स जो है पीछे की तरफ जाकर के बैकबोन से जुड़ी हुई हैं, तो आगे की तरफ आकर के स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये रिब्स, स्टर्नम और पीछे से जो है बैकबोन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरा चेस्ट केज बनाते हैं, चेस्ट कैविटी का रिब केज बनाते हैं, ठीक है ना। ये रिब केज बनाते हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो ये टोटल कितनी है, 12 रिब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 12 इधर से और 12 इधर से, इसीलिए क्या कहते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स पाई जाती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। इनमें इस 12 पेयर में यदि हम देखें तो फर्स्ट 7 पेयर 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को आप देखेंगे तो ये सीधे जाकर के किससे जुड़ी हुई हैं, स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। ये सीधे जाकर के स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ट्रू रिब्स कहेंगे, क्योंकि ये सीधे जाकर स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, ठीक है ना, अटैच डायरेक्टली टू स्टर्नम। दूसरा जो होता है 8 9 एंड 10, 8 9 एंड 10, इनको देखिए तो ये अपने से ऊपर वाले में, देखिए अपने से ऊपर वाले में जाकर के जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये किससे जुड़ी हुई हैं, अटैच टू द 7th से कार्टिलेज द्वारा जो है 7th रिब्स के 7th रिब्स से जो है जाकर के जुड़ी हुई हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो है डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो
तो अब ऐसी रिब्स को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स रिब्स कहेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर जो लास्ट जो रिब्स होती हैं 11 एंड 12 पेयर्स, ये जो है ये किसी से मतलब आगे किसी से नहीं जुड़ी रहती हैं। दे आर अटैच विद द बैकबोन ऑन द बैक साइड, पीछे की तरफ ये बैकबोन से जरूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन आगे से ये किसी से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। तो ये तीन कैटेगरी रिब्स की बनी। पहला क्या, पहला 1 to 7 पेयर्स क्या हैं, ट्रू रिब्स हैं। 8 to 10 पेयर्स क्या हैं, फॉल्स रिब्स हैं। और 11 एंड 12 पेयर्स क्या हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक बेटा, चलो अब यही चीज यहां पर लिखी हुई है, इसको देखिए। फर्स्ट 7 pairs of ribs are known as true ribs as they are directly attached to the sternum, and 8th, 9th and 10th pairs of ribs join in 7th ribs instead of join directly to the sternum, and they are known as false ribs. इन्हें क्या कहेंगे, false ribs कहेंगे। 11 and 12 pairs of ribs are not directly attached to the sternum. sternum से किसी तरीके से नहीं अटैच हैं, न तो डायरेक्टली न ही इनडायरेक्टली, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। और थोरैसिक वर्टिब्रा, अब देखिए थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है, मीन्स 12 पेयर्स ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा, चेस्ट वर्टिब्रा, रिब्स, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों चीज मिल करके क्या बनाती है, रिब केज, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, जिसके रिब केज के अंदर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है जिसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है, यही है आपका। और ऐसे यहीं पर जो है क्या मिलेगा आपको, ये डायफ्राम की पोजीशन होती है ठीक बेटा, बढ़े आगे, चलो। अब इसके बाद आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात हम लोग करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब अपेंडेजेस, तो इसमें लिम्स आएंगे एंड गर्डल्स आएंगे। गर्डल में शोल्डर गर्डल जिसे कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, और वेस्ट गर्डल यानी पेल्विक गर्डल आएगा। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द लिम्ब बोन्स एंड गर्डल्स, दोनों आते हैं। तो लिम्ब बोन्स की बात करें तो एवरी लिम्ब इज हैविंग 30 बोन्स, हर लिम्ब के पास कितनी बोन्स मिलेंगी बेटा, 30 बोन्स मिलेंगी। एवरी लिम्ब इज हैविंग 30 बोन्स, ठीक है। और ये बोन्स क्या है, जैसे ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फैलेंजेस। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 4 लिम्स यानी हैंड की बात कर रहे हैं, हम लोग हैंड की बात कर रहे हैं। तो हैंड में अगर आप देखिए तो क्या है, यहाँ पे देखिए फिगर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कौन सी बोन होती है, ये है ह्यूमरस, यहाँ वाली बोन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड किससे आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है टू द पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल के साथ ह्यूमरस का हेड जुड़ता है, पेक्टोरल गर्डल के साथ ह्यूमरस का हेड जुड़ता है, ठीक बेटा। उसके बाद यह रेडियस एंड अल्ना, ये दो हैं, ठीक है, हाँ वेरी गुड, 30 बोन्स। तो रेडियस जो है, ये अगर हाथ ऐसे सीधे करेंगे तो रेडियस जो है बाहर की तरफ रहेगा, अल्ना अंदर की तरफ रहेगा। इनको दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो अल्ना, दोनों कंबाइंडली क्या कहलाता है, ये रेडियस अल्ना दोनों कंबाइंडली कहलाता है रेडियो अल्ना, कंबाइंडली इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो अल्ना कहेंगे, ठीक है। तो ये रेडियो अल्ना हो गया। और इसमें बेस में देखिए यहाँ पर, तो ये 7, ठीक है, क्या होते हैं ये, सॉरी 8 जो है कार्पल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्ट बोन्स 8 जो है रिस्ट बोन्स होती हैं, जो कि 2 लेयर्स में अरेंज रहती हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे पाम रीजन में ये पाम रीजन में फिर जो है आपकी कितनी हड्डियां होती हैं, ये 5 बोन्स होती हैं, पाम बोन्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पस कहते हैं। पाम में कितनी हड्डियां हैं, ये 5 होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटाकार्पस कहते हैं, ठीक बेटा। और उसके बाद फिर क्या आता है, फैलेंजेस। फैलेंजेस मीन्स फिंगर बोन्स। फिंगर में अगर हम देखें तो कितनी बोन टोटल होती हैं, 14। जैसे इन 4 उंगलियों में देखें कितनी है, 3 है, तो 3 × 4 12, और इन थंब 2 आर देयर,
तो क्या हो जाएगा 14। तो टोटल ये फैलेंजेस कितने हो जाएंगे 14 इन नंबर, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 into 4 and then here 2 are there, तो 3 into 4 12 and 2 14 are there। तो टोटल अगर काउंट करें हम तो ये 14 then 5 19 then 8 27 and 27 then this is 2 and humerus is 1 27 and 3 30 are there, तो 30 bones are there। ओके बेटा, चलो आगे हम लोग बढ़े। आगे हम आते हैं हाइंड लिम्ब की बात करते हैं। हाइंड लिम्ब जिसे हम लोग लेग कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइंड लिम्ब के बोन्स की बात करें तो इसमें सबसे बॉडी की सबसे बड़ी बोन जो है क्या है, फीमर है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है, फीमर है। तो फीमर का हेड जो है आर्टिकुलेट होता है, देखिए किससे, विद द एसिटाबुलम ऑफ, जो एक फॉर्म होता है स्टेबुलम कहाँ पर, ये पेल्विक गर्डल में, पेल्विक गर्डल से ये आर्टिकुलेट होता है। इसे थाई बोन कहते हैं हम लोग, क्योंकि थाई रीजन में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लोअर रीजन में, लेग के लोअर रीजन में क्या पाया जाएगा, ये दो बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, ठीक है ना। टिबिया एंड फिबुला, इन्हें भी कंबाइंडली हम लोग क्या कहेंगे, टिबियो फिबुला। इन्हें कंबाइंडली हम लोग क्या कहेंगे, टिबियो इसे कंबाइंडली हम लोग कहेंगे टिबियो फिबुला, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, टार्सल्स। एंकल रीजन में क्या होता है, ये टार्सल्स होते हैं। टार्सल्स आर 7 इन नंबर और ये अरेंज रहते हैं 4+3 के पैटर्न में, ठीक है ना। 4+3 के पैटर्न में ये अरेंज रहेंगे। फिर उसके बाद आता है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स आर 5 इन नंबर, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, इन द सोल रीजन, ठीक है ना, सोल में पाया जाएगा। और उसके बाद फैलेंजेस, फैलेंजेस कितने होंगे, 14 होंगे, जैसा कि अभी आपने देखा था, ठीक है। जैसे आपने हाथ के अंगुलियों में देखा था 14, उसी तरीके से पैर में भी जो है 14 ही बोन्स पाई जाएंगी। उसके बाद एक स्पेशल बोन यहाँ पर पाया जाता है लेग में, जो नी रीजन में पाया जाता है, जिसे हम लोग नी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये सर्कुलर बोन होता है और ये सर्कुलर बोन नी को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में सिर्फ जो है नी मूव कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस बोन। और इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पटेला। इसे क्या कहेंगे, पटेला। दिस बोन इज नोन एज व्हाट, पटेला। तो अब अगर काउंट करिए आप तो ये भी फिर आपको 30 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 30, कि 1 फीमर एंड 2 टिबियोफिबुला, 3 7 tarsals 10 and 5 metatarsals 15 and 14 phalanges, 14 phalanges means 29 and 1 patella, that is the 30. So 30 in each limb it is there. In both legs how many, 60, and in both hands other 60. So how many bones will be there in all, 120. It may be asked in both limbs, both pairs of limbs, how many bones are there? So 120. Their number will be 120. Now come and see the girdle bones, like the pectoral girdle. Pectoral girdle is consisted of 2 bones, clavicle and scapula. You see beta, this is the scapula. This is also known as shoulder blade. Scapula is also known as shoulder ब्लेड, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं इसको। दूसरा क्या होता है, ये क्लेविकल, ये वाली बोन, इस बोन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेविकल कहते हैं। अब एक क्लेविकल इसके साथ जहाँ जुड़ेगा, ठीक है, क्रिक्वायर्ड प्रोसेस ये निकला हुआ है इससे, स्कैपुला से, और ये एक्रोनियम प्रोसेस इसका, ये दोनों यहाँ पर अटैच हो रहे हैं और यहाँ पर एक कैविटी बन रही है, जिस कैविटी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लिनॉइड कैविटी। इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बोन हो गया क्या, स्कैपुला, दूसरा बोन क्या हो गया, क्लेविकल। ये 2 ही बोन होते हैं,
अब ये कह सकते हो कि जहाँ पे ये दोनों फ्यूज होते हैं वहाँ पर एक कैविटी बनती है, दैट कैविटी इज नोन एज व्हाट, ग्लिनॉइड कैविटी। और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जा करके फिट होता है, आर्टिकुलेट करता है, जॉइंट होता है। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी में जा करके ये जॉइंट होता है और यहाँ पर जो जॉइंट बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह जॉइंट क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूविंग जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये दोनों गर्डल में जब लिम्स अटैच होती हैं तो वहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट गर्डल इज द पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट गर्डल क्या होगा, पेल्विक गर्डल होगा। पेल्विक गर्डल को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यह 3 बोन से बना होता है। एक्चुअली इसमें रियली तो 2 बोन होती हैं। ठीक है ना, कहने के लिए कहते हैं कि पेल्विक गर्डल इज कंसिस्टेड ऑफ 2 बोन्स। ये 2 बोन से बना हुआ है, लेकिन रियली इसकी जो दोनों बोन होती हैं वह 3-3 बोन के फ्यूजन से बनी हुई हैं। इट इज अ कप शेप्ड कैविटी नोन एज एसिटाबुलम। इट हैज अ कप शेप्ड कैविटी, जिसे हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं, और उस एसिटाबुलम में फीमर आर्टिकुलेट करता है, वो बात तो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है कि इस दिस पेल्विक गर्डल इज मेड अप ऑफ 2 बोन्स। ये 2 बोन से बना होता है, लेकिन ये दोनों जो बोन हैं इसके, ठीक है, इसके जो दोनों बोन हैं, इसको देखिए आप, तो ये हर बोन जो है वह 3 बोन के फ्यूजन से बना हुआ है। ये तीनों बोन कौन है, इलियम, प्यूबिक एंड इस्चियम। इलियम, प्यूबिक और इस्चियम, इन तीनों के फ्यूजन से एक कंप्लीट पेल्विक गर्डल का बोन बना हुआ है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। दोनों जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। तो किस रीजन से कनेक्ट होते हैं, ये आपका है टेल वर्टिब्री का रीजन, खासकर कौन सा, सैक्रम। और ये तो कॉक्सिक्स नीचे वाला हो गया, उसके ऊपर क्या है, सैक्रम। तो सैक्रम के दोनों तरफ जाकर के ये जुड़ते हैं। देखिए लिखा है बेस ऑफ सैक्रम, और यहाँ से जाकर के ये इधर और इधर ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिसे आप लोग कहते हो कमर की हड्डियां। अब देखिए वेस्ट बोन्स। अब जो है यहाँ पर सामने की तरफ आकर के ये प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का एक कार्टिलेज होता है। इस पे क्वेश्चन कई बार बनता है भाई, प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, यह रिलैक्सिन हार्मोन, याद करिए आप लोग, ठीक है, याद होगा आपको कि रिलैक्सिन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में जो सेक्रेट होता है प्लेसेंटा द्वारा, वह रिलैक्सिन क्या करता है, इसी प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, सो दैट पेल्विक गर्डल चाइल्ड बर्थ के दौरान डायलेट कर जाए और बेबी आसानी से पास हो जाए। याद आ रहा है ना। तो वहीं यह प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो कि बोन को, ये पेल्विक गर्डल के दोनों बोन को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक बेटा। और यहाँ पर जब यहाँ पर ये आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद देखिए ये तीनों बोन जहाँ जुड़ रही है, जैसे ये इलियम हो गई, यह प्यूबिक हो गई और ये इस्चियम हो गई, तीनों जहाँ पर जुड़ रही है वहाँ पर एक ये कैविटी बन रही है। यही कैविटी कहलाती है क्या, एसिटाबुलम। इस कैविटी को क्या कहते हैं हम लोग, एसिटाबुलम कहते हैं। और इसी एसिटाबुलम से फीमर का हेड फिट होता है। इसी में फीमर का हेड ऐसे फिट होता है और बड़े आसानी से ऐसे मूव कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक और बना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या, कि जैसे कोई एक ऐसे बॉल हो, ऐसे कोई कैविटी हो, ठीक है ना, जिस कैविटी में ऐसा कोई हेड अगर मूव करना हो, कोई बॉल अगर मूव कराया जाए, तो यह कैविटी, यह जॉइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक बेटा। चलिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए यही एसिटाबुलम बन रहा है, जिस एसिटाबुलम में जाकर के फीमर का हेड फिट होकर के फ्रीली मूव करता है। अब आता है जॉइंट्स। अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स का मतलब होता है कि जब 2 बोन आपस में जुड़ती हैं तो वह जंक्शन क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। जब 2 बोन आपस में जुड़ती हैं तो वह जंक्शन क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। और ये जॉइंट जरूरी होता है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। ठीक है ना, दे आर एसेंशियल फॉर द लोकोमोशन एज दे एक्ट एज
परक्लम फॉर द फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स। जैसे मसल्स जब फोर्स अप्लाई करता है, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, तो ये हाथ तभी हिल पा रहा है क्योंकि ज्वाइंट हिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मस्कुलर एक्टिविटीज जो है उसका इफेक्ट कहाँ है, उसका इफेक्ट जो है ज्वाइंट को मूव कराने में है, जिसके कारण जो है हम अलग अलग तरह के एक्शंस, अलग अलग तरह के पोजेस हम लोग दे पाते हैं। अब इन ज्वाइंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 मेजर स्ट्रक्चर्स में इनको डिवाइड किया गया है। पहला आता है साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट का मतलब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। इट हैज़ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दिस ज्वाइंट गिव्स अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि हमने अब बात की थी आपसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की, वो भी फ्रीली मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब उनके एग्जांपल्स आप देखेंगे, ये साइनोवियल ज्वाइंट के कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे, जैसे हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या है, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट वो ज्वाइंट होते हैं जो कि एक तरफ खुलते हैं। ऐसे ज्वाइंट जो एक तरफ खुलते हैं उन्हें हिंज ज्वाइंट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एल्बो ज्वाइंट, ये एक तरफ खुलता है बस, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट कहते हैं। उसी तरीके से नी ज्वाइंट, नी भी एक तरफ खुलता है, पीछे सिर्फ जो है पीछे की तरफ बेंड हो सकता है, तो यह क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं हम लोग क्या, हिंज ज्वाइंट, ठीक है, जैसे नी एंड एल्बो। नेक्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में जैसे शोल्डर और शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट में क्या है कि ग्लेनॉइड कैविटी के साथ ह्यूमरस हेड फिट है। हिप ज्वाइंट में क्या है, एसिटाबुलम के साथ फीमर का हेड फिट है, ठीक है। और पाइवोट ज्वाइंट, जिसे कहते हैं नेक ज्वाइंट, जो हमारा नेक जो है ऐसे मूव कर रहा है, तो यह होता है पाइवोट ज्वाइंट, जो एटलस और एक्सिस के बीच में बनता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वर्टेब्रे के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट जो कि अभी हम लोगों ने बात किया था, देखा था हम लोगों ने कि ब्रेन में जो है क्रैनियम में जो बोन आपस में जो कनेक्ट हो रही थी, वो कैसे कनेक्ट हो रही थी, उनमें सूचर ऐसे बन रहा था और वो ऐसे एक दूसरे के साथ जाकर के ऐसे फिट हो रही थी, और वह इमूवेबल थी, वो मूव नहीं कर पा रही थी। तो ऐसी ज्वाइंट क्या कहलाती हैं, यह इसे कहते हैं हम लोग क्या, फाइब्रस ज्वाइंट। ये इमूवेबल होती हैं, ठीक है ना। दे आर सीन इन द क्रैनियम, ये क्रैनियम बोन में ये देखी जाती है। फिर आता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ये इनमें क्या होता है कि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कार्टिलेज इनको ज्वाइंट करता है। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को आप बेहतर समझ सकते हैं कहाँ से, वर्टिब्री से। जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको कि वर्टिब्री के बीच में डिस्क होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, जो डिस्क जो है कार्टिलेजिनस होते हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट आपने देखा कितने, पहला आपने देखा क्या, साइनोवियल ज्वाइंट देखा, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाता है। उससे कुछ एग्जांपल जैसे हिंज ज्वाइंट देखा आपने, जो कि एक तरफ खुलने वाला था। दूसरा आपने बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखा, जो कि फ्रीली मूविंग था, जो गर्डल के साथ लिम्स का जंक्शन था। पाइवोट ज्वाइंट जो नेक का है, ठीक है, नेक एंड स्कल के बीच में है, जो कि मूव कर रहा है। फाइब्रस ज्वाइंट जो आपने देखा कि जो इमूवेबल होता है, जैसा कि स्कल में पाया जाता है। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जहाँ पर जो है बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपने बैकबोन में देखा। इसके बाद आता है डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ। कभी कभी कुछ बीमारियाँ भी हो जाती हैं, तो जैसे बीमारी नंबर 1 है माइस्थेमिया ग्रेविस। कल हम लोगों ने बात जब किया था मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म की, तो उसमें मैंने बताया था कि मोटर नर्व से आने वाला इम्पल्स जब जो है मसल्स में पहुंचता है, तो मसल की वाल से यह इंफॉर्मेशन इम्पल्स जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर के कैल्शियम आयन रिलीज कराता है, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब मोटर नर्व आकर के मसल के साथ जुड़ता है, तो उस जंक्शन पर
उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेकिन होता क्या है माइस्थेमिया ग्रेविस में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है कि मस्कुलर फटीग डेवलप होती है, मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस नहीं होता। यानी आप कह सकते हो कि मोटर नर्व से चलने वाली इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकली जरूर है इंफॉर्मेशन मोटर नर्व के थ्रू, लेकिन वह मसल तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि बीच में जो है गैप डेवलप हो गया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट हो गया है, जो मोटर नर्व की इंफॉर्मेशन है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे मसल एक्शन नहीं करेगी और पैरालिसिस डेवलप हो जाएगा। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जब अपनी ही बॉडी की सेल्स जब कुछ ऐसा सेक्रेशन करना शुरू कर दें, ऐसा फॉर्मेशन करना शुरू कर दें जो कि अपनी ही बॉडी के सेल को डैमेज करना शुरू कर दे, तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसमें अपने ही बॉडी द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें डीजनरेशन ऑफ मसल्स होता है। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ मसल्स, मसल डीजनरेट करती जाएंगे जिससे जो है वीकनेस डेवलप होगी, बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी, डैमेज होती चली जाएगी। नेक्स्ट आता है टिटैनी। टिटैनी में क्या होता है कि लो कैल्शियम आयन लेवल, अगर बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में या टिश्यू फ्लूइड में अगर कैल्शियम आयन की कमी हो जाए तो मस्कुलर जो है स्पाज्म डेवलप होता है, रैपिड स्पाज्म इन मसल्स डेवलप होता है। तो दैट रैपिड स्पाज्म इन मसल्स इज नोन एज व्हाट, मस्कुलर टिटैनी। उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिटैनी कहेंगे। ठीक बेटा। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट। ज्वाइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। फिर ज्वाइंट में पेन होता है, मूवमेंट में पेन होता है। फिर उसके बाद होता है गाउट। गाउट का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। जैसे जनरली हमारी बॉडी में तो यूरिया बनता है, लेकिन कभी कभी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने से यूरिक एसिड बनने लगता है, और जॉइंट्स में जो है यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है जिससे मसल को मूव कराना एक कठिन काम हो जाता है, पेनफुल मूवमेंट होता है, पेन होने लगता है। ठीक है ना। उसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस है। एक्चुअली एज के साथ या फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद होता क्या है कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है, बोन से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। जब बोन से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा तो बोन कमजोर होंगी। ठीक है ना, और दैट इज नोन एज व्हाट, ऑस्टियोपोरोसिस। और इसलिए क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जब बोन कमजोर हो रही हैं तो बोन के डैमेज होने के, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक बेटा। तो चलो आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं। इसमें दोनों बात देखो लिखा हुआ है कि या तो ये एज रिलेटेड होता है और दूसरा जो है फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल फॉल करने के कारण होता है, जो कि मेनोपॉज के बाद होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है मतलब। ठीक है। तो आओ बेटा अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है जो आपके सामने है। विच वन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी हमने जब कल क्लास लिया था तो मैंने बताया था आपको कौन से आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वेरी गुड। ठीक है ना। एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। कई बार तो मैंने बताया ऐसे ऐसे हिला करके हाथ। ठीक है ना, हाथ एक तरफ खुल रहा है इसलिए ज्वाइंट कैसा होगा, जो भी एक तरफ खुलेगा वो ज्वाइंट कैसा होगा, हिंज ज्वाइंट होगा। ठीक है। चलो आगे। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन कहाँ पाया जाएगा बताइए। दो बार भी लिखा गया। क्रैनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी, इमूवेबल ज्वाइंट, फ्रीली मूविंग ज्वाइंट। ये फ्रीली मूविंग ज्वाइंट में पाया जाएगा। ठीक है, गुड। ह्यूमरस डिफर्स फ्रॉम फीमर इन हैविंग। ह्यूमरस और फीमर्स में किसका डिफरेंस है।
ह्यूमरस और फीमर में क्या डिफरेंस है? ह्यूमरस और फीमर के बीच का डिफरेंस क्या हो सकता है? लोकेशन को ध्यान में रख करके बताइए जल्दी, अभी मैंने बताया था आपको। कि ह्यूमरस फिट्स इन, हाँ गुड, ग्लेनोइड कैविटी। ह्यूमरस जो है ग्लेनोइड कैविटी में फिट होता है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा मिनरल है? जल्दी से बताइए। बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाँ नो, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा कैल्शियम, क्योंकि ये बोन में है ना भाई, बोन कंडेंस स्ट्रक्चर है और उसमें ढेर सारे कैल्शियम आयंस डिपॉजिटेड हैं, कैल्शियम के साल्ट डिपॉजिटेड हैं, ठीक है, कैल्शियम के फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स हैं वहाँ पर, और कैल्शियम आयन आपके मसल के लिए भी चाहिए, इसलिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला साल्ट है, ठीक है, मिनरल है। एंकल जॉइंट इज, एंकल जॉइंट क्या है? जॉइंट का आंसर देने से पहले जॉइंट को हिला के देख लीजिएगा किधर किधर की तरफ खुलता है, ठीक है, हिंज जॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों ने किया और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। ओके, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।